हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू उज्ज्वल लॉ क्लासेस। आज मैं आपको डॉक्ट्रिन ऑफ रेस जुडिकेटा के बारे में बताऊंगा, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण सिद्धांत है और अति प्राचीन काल से जो है ये हमारी न्याय व्यवस्था में चला आ रहा है। धारा 11 के अंतर्गत प्राग न्याय का जो सिद्धांत है वो न्यायालय के निर्णयों को अंतिमता देना पर आधारित है। यानी कि न्यायालय ने अगर कोई निर्णय दो पक्षकारों के मध्य उसी विवाद विषय पर उसी हक के लिए उन्हीं पक्षकारों के मध्य या उनसे व्युत्पन्न अधिकारों के अधीन जो पक्षकार हैं उनके मध्य पूर्व में एक सक्षम न्यायालय द्वारा निर्णित किया जा चुका है, वहां पर और ऐसा विषय प्रत्यक्ष और सार्थ विवाद रहा है पूर्ववर्ती वाद में भी, जिसका निर्णय दिया जा चुका है। तो अब वर्तमान में यानी कि पश्चातवर्ती वाद उन्हीं पक्षकारों के मध्य उसी विषय वस्तु के बारे में उसी हक के लिए उन्हीं पक्षकारों में या उनसे व्युत्पन्न अधिकार के अधीन दावा करने वाले लोगों में पक्षकारों में सार्थ प्रत्यक्ष और सार्थ वही है जो पूर्ववर्ती वाद में है। तो पश्चातवर्ती वाद जो रेस जुडिकेटा से बाधित होगा और पश्चातवर्ती वाद रद्द कर दिया जाएगा। ये हमारी वर्तमान न्याय प्रणाली से लेकर भारतीय जो प्राचीन प्रणाली थी, न्याय प्रणाली थी, उसमें भी व्याप्त था, उसमें भी इसका प्रयोग किया जाता था। बृहस्पति जी ने अपनी बृहस्पति स्मृति में ये कहा है कि जब राजा दो पक्षकारों के मध्य किसी विषय वस्तु के लिए या हक के लिए कोई मुकदमा जब राजा के पास आता था और राजा उसमें निर्णय दे देता था, तो उसी विषय वस्तु के लिए वही पक्षकार चाहे उसी विषय वस्तु के लिए जो प्रत्यक्ष और सार्थ है पूर्ववर्ती वाद में विद्यमान थी, पश्चातवर्ती वाद में रोक दिया जाना चाहिए। इसी को जो है प्राग न्याय का सिद्धांत कहते हैं। ये हमारी प्राचीन व्यवस्था में व्याप्त था। नवीन जो व्यवस्था है वो आई ड्यूचेस ऑफ किंगस्टन के मामले में सर विलियम डी ग्रे ने यही सिद्धांत प्रतिपादित किया कि न्यायिक निर्णयों को अंतिमता देने के लिए एक ऐसा सिद्धांत होना चाहिए जिसका कि यहाँ डेवलप किया इस केस में। और सर विलियम्स डी ग्रे ने कहा कि जब दो पक्षकारों के मध्य किसी वाद या विवादक पर जो विवाद विषय उन पक्षकारों के मध्य उसी हक के लिए या उसी विषय वस्तु के संबंध में जो प्रत्यक्ष और सार्थ विवाद थी पूर्ववर्ती वाद में, तो पश्चातवर्ती वाद में उसको नहीं उठाया जा सकता। यही बात ये इन्होंने की है। ये प्राग न्याय का जो सिद्धांत है इसके तीन आधार हैं, यानी कि तीन जो सिद्धांत हैं उन पर यह आधारित है। यानी कि पक्षकारों के मध्य जो विवाद था किसी हक के लिए या विषय वस्तु जो प्रत्यक्ष सार्थ विवाद है, उसका मुकदमेबाजी का अंत हो जाए, क्योंकि पूर्ववर्ती वाद ये कायम है। दूसरा, एक ही बात पर दोबारा दूसरे पक्षकार को तंग ना किया जाए। भाई एक बार जो है आपने कब्जे के लिए कोई वाद कर दिया और दोनों पक्षकारों के मध्य उसका निर्णय न्यायालय ने दे दिया और अभी तक जो है कोई अपील नहीं की गई, ना कोई रिवीजन किया गया, वो फाइनल जजमेंट है, एक कॉम्पिटेंट कोर्ट ने दिया है। तो वहां पर जो है अगर उसी विषय वस्तु के लिए जो प्रत्यक्ष और सार्थ पूर्ववर्ती विवादित थी उसको दोबारा से नहीं उठाया जा सकता। तो यानी कि दोबारा तक नहीं करना चाहिए, एक ही न्याय निर्णय को सही और अंतिम माना जाना चाहिए, यानी कि न्यायालय के निर्णय को अंतिमता। अगर इस प्रकार की ये व्यवस्था या सिस्टम या प्रक्रिया यहाँ पर न हो तो मुकदमेबाजी का कभी अंत ही नहीं होने का। न्यायालय के निर्णयों को अगर अंतिमता न दीजिए, उनको सही न मानीजिए, तो कभी अंत नहीं होने का। इसीलिए जो है हमारी सिविल प्रक्रिया संहिता के अंतर्गत धारा 11 में रेस जुडिकेटा का सिद्धांत दिया गया है, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण सिद्धांत है। अब इसके आवश्यक तत्वों पर आते हैं हम कि
इसके जो है यहाँ पर आवश्यक तत्व हैं जिनको कि इस प्रकार अच्छी तरह हम समझेंगे। प्राग न्याय में पहला से है कि दो वाद होने चाहिए, एक पूर्ववर्ती और एक पश्चातवर्ती वाद होना चाहिए। यानी कि पूर्ववर्ती वाद और पश्चातवर्ती वाद। पूर्ववर्ती वाद और पश्चातवर्ती वाद। यहां ए और बी के मध्य एक्स प्रॉपर्टी से संबंधित एक विवाद था। इसमें जो है एक कॉम्पिटेंट कोर्ट ने, यहां ये बहुत ही महत्वपूर्ण है कि सक्षम न्यायालय द्वारा निर्णय दिया गया हो। अगर इनकॉम्पिटेंट कोर्ट द्वारा निर्णय दिया गया हो तो ये रेस जुडिकेटा सिद्धांत लागू नहीं होता। ये बात जो है सेक्शन 11 में नहीं बताएगी, ये बात बताएगी ये सेक्शन 44 इंडियन एविडेंस एक्ट में, वहां लागू नहीं होते। अगर पूर्ववर्ती वाद एक कॉम्पिटेंट कोर्ट होगा, एक कॉम्पिटेंट कोर्ट द्वारा दिया जाना चाहिए। इनके मध्य विवाद था, उस पर जो है न्यायालय ने निर्णय दिया और डिग्री जो है ए के पक्ष में पारित कर दी। उसकी कोई अपील नहीं हुई, कुछ नहीं है, तो ये पूर्ववर्ती वाद है। उसके पश्चात जो है बी ए के विरुद्ध इसी एक्स प्रॉपर्टी कब्जे संबंधी, स्वत्व संबंधी, हक संबंधी मुकदमा करता है। जो उस वाद में था वही सेम इसमें। अगर यहां स्वत्व से संबंधी, टाइटल संबंधी मुकदमा था और यहां भी ये स्वत्व संबंधी मुकदमा करता है, तो ये मुकदमा जो है पश्चातवर्ती मुकदमा है और इस प्रकार से रोक दिया जाएगा रेस जुडिकेटा के सिद्धांत के अंतर्गत। क्योंकि जो विवाद विषय वहां था वही विवाद विषय यहाँ है, वही पक्षकार वहां थे, यही पक्षकार यहाँ है। और एक कॉम्पिटेंट कोर्ट द्वारा, मान लो सिविल जज जेडी ने निर्णय दिया था, जूरी डिवीजन ने, और पश्चातवर्ती वाद भी में भी निर्णय देने की सक्षमता है, तो वहां पर जो है ये रेस जुडिकेटा से बाधित होगा, दूसरा वाद नहीं ला सकते। ये बात केवल यहाँ सेक्शन 11 जो है वाद या विवादक के बारे में बात करता है कि वाद या विवादक में जब एक बार निर्णय दिया जा चुका है तो पश्चातवर्ती वाद जो है रेस जुडिकेटा से बाधित होगा। लेकिन ये जो है यहाँ पर वाद में नहीं, कार्यवाहियों में भी लागू होता है, रिट याचिकाओं में भी लागू होता है और इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट है उन पर भी लागू होता है। रेस जुडिकेटा का सिद्धांत रिट याचिकाओं पर जो 5 प्रकार की रिट भारतीय संविधान में दी गई है उनमें लागू होता है, लेकिन रेस जुडिकेटा इसका एक अपवाद है। हैबियस कार्पस जो है इसका अपवाद है। हैबियस कार्पस की रिट पर जो है सेक्शन 11 का यानी कि रेस जुडिकेटा सिद्धांत लागू नहीं होता। अन्य जो 4 रिटें हैं उन पर रेस जुडिकेटा का सिद्धांत लागू होता है। इसी प्रकार से अगर एक कॉम्पिटेंट ट्रिब्यूनल है, अथॉरिटी है, और मान लो लेबर कोर्ट है, लेबर कोर्ट में अगर ए और बी के मध्य किसी मजदूरी के बारे में कि मैंने मजदूरी करी उसके यहाँ और मजदूरी का पैसा नहीं दिया, एक बार निर्णय दिया जा चुका है, तो वहां पर उसी बात पर दोबारा से डिस्प्यूट दोनों पक्षों से या इनके इनसे हित प्राप्त करने वाले व्यक्ति नहीं कर सकते। ये भी इसी प्रकार रेस जुडिकेटा है और अन्य कार्रवाइयों पर भी इसी प्रकार से लागू होता है। ये वाद पर नहीं, वाद के अलावा अन्य कार्रवाइयों पर भी रेस जुडिकेटा सिद्धांत लागू किया गया है। उसके बाद है दोनों वादों में विवादक प्रत्यक्ष और सार्थ समान होने चाहिए। प्रत्यक्ष और सार्थ समान होने चाहिए। प्रत्यक्ष और सार्थ समान की बात कीगी, प्रत्यक्ष और सार्थ समान होने चाहिए। ठीक है जी। यानी कि एक पक्षकार ने स्पष्टीकरण 3 के द्वारा बी के विरुद्ध कोई केस किया और उसमें इसने अभिकथन किया, अपनी बात कही, और बी ने जो है यहां पर इन कथनों को या तो स्वीकार किया या अस्वीकार किया। तो यहां एक पक्षकार ने अभिकथन किया, दूसरे पक्षकार ने उसको जो है स्वीकार या अस्वीकार किया। तो यहां पर जो है प्रत्यक्ष और सार्थ है उसमें विवाद थे। तो एक वाद, फर्स्ट वाद ये था और सेकंड वाद में भी
इसी प्रकार से एक पक्षकार बात कहता है जो कि पहले निर्णित किया जा चुका है, मान लो एक्स प्रॉपर्टी के बारे में निर्णित किया जा चुका है, उसके बारे में इसने अभिव्यक्ति किया कि ये संपत्ति मेरी है, लेकिन नाजायज रूप से बी ने इस पर कब्जा कर रखा था। उसने या तो स्वीकार कर लिया या स्वीकार कर लिया। तो स्पष्टीकरण 3 के माध्यम से बात है कि जब एक पक्षकार अभिकथित करता है, दूसरा पक्षकार उससे डिनाई करता है या एक्सेप्ट करता है, तो वहां जो है ये प्रत्यक्ष और सार्थ विवाद माना जाता है। ठीक है जी, सार्थ विवाद समान माना जाएगा। ठीक है जी। अब प्रत्यक्ष और सार्थ में भी 2 प्रकार की बातें आएगी, आपसे बताता हूं। देखो, विवादक होते हैं 2 प्रकार के। एक होता है प्रत्यक्ष और सार्थ है, जो कि जिसके बारे में बात। एक होता है यहां वास्तविक, क्या नाम है, सॉरी, समपार्श्विक। समपार्श्विक। अब प्रत्यक्ष में वास्तविक रूप से और आणविक रूप से। आणविक रूप से प्रत्यक्ष और आणविक, वास्तविक रूप से या प्रलक्षित या आणविक रूप से कर सकते हैं, प्रलक्षित भी कर सकते हैं इसको। ये देखिए, प्रलक्षित रूप से। और वास्तविक रूप से बात की गई है स्पष्टीकरण 3 में, और इसकी बात की गई है स्पष्टीकरण 4 में। वास्तविक रूप से यानी कि एक पक्षकार ने अभिकथन किया हो और दूसरे पक्षकार ने उसको स्वीकार किया हो या अस्वीकार किया हो, तो बात ये वास्तविक रूप से है। आणविक रूप से या प्रलक्षित रूप से होती है इसमें के पक्षकारों के, यानी कि वादी या प्रतिवादी में आक्रमण या प्रतिरक्षा का अधिकार पूर्ववर्ती वाद में बनाया जा सकता था, लेकिन उन्होंने उसको नहीं बनाया। आक्रमण करने का या उसे बचाव करने का यहां पर अपनी बात को नहीं उठा पाए, न तो आक्रमण कर पाए, अपनी बात को उठा पाए, और ना ये व्यक्ति डिफेंस कर पाया। दोनों में वादी या प्रतिवादी, क्योंकि वादी को अपनी बात उठानी पड़ती है और प्रतिवादी को उसका डिफेंस होगा, या प्रतिवादी अपनी बात उठावे और वादी जो है उसका डिफेंस करे। जो भी इस प्रकार से बात हो सकती है, क्योंकि अलग अलग प्रकार के, अलग अलग नेचर के मुकदमे होते हैं और उनके मुकदमों में उसी प्रकार से निर्णय दिया जाता है। देखो, वास्तविक रूप से है कि ए जो है बी के विरुद्ध किराएदारी के बारे में मुकदमा करता है कि किराया 1000 रुपये बी पर वाजिब है। ये मुकदमा किया ए ने बी पर। बी ने जो है यहाँ पर इस बात का इनकार किया कि मुझ पर जो है किसी प्रकार का कोई किराया बाकी नहीं है। तो स्पष्टीकरण 3 की रिक्वायरमेंट पूरी होती है, यानी कि एक पक्षकार ने उसको अभिकथित किया, दूसरे पक्षकार ने उसको डिनाई किया। तो ये होगा वास्तविक रूप से विवाद था पूर्ववर्ती वाद में। दूसरा है प्रलक्षित प्राग न्याय के अंतर्गत ए ने ये कहा, सी के ऊपर मुकदमा किया और ये कहा कि मैं जो है बी का दत्तक पुत्र हूं, एडॉप्टेड सन हूं, और ए जो है ये साबित नहीं कर पाया कि ए जो है बी का एडॉप्टेड सन है, और उसका मुकदमा खारिज कर दिया गया। अब दोबारा ए जो है अपनी बात को कहता है कि नहीं जी, मैं तो उसके साथ ये सहायदायकी था, कोपार्षरी था, और सहायदायकी के आधार पर मैं बी की संपत्ति प्राप्त करने का अधिकारी हूं, उत्तराधिकार के तौर पर, विरासत के तौर पर। तो यहां ये बात ये पूर्ववर्ती वाद में उठा सकता था, वादी के रूप में। जब इसने एडॉप्शन का वो किया था तो वहां सहायदायकी भी उठा सकता था, लेकिन उसने नहीं उठाया। तो बाद में जो है प्रलक्षित प्रागन्याय या आणविक प्रागन्याय के अंतर्गत, जो कंस्ट्रक्टिव रेस जुडिकेटा के अंतर्गत, वहां उसका वाद जो
खारिज कर दिया जाएगा। वो अपनी बात दोबारा से नहीं उठा सकता, क्योंकि पूर्ववर्ती वाद में उसके पास अवसर था कि जहां वो जो है बी का दत्तक पुत्र के लिए सी के अगेंस्ट जो दावा कर रहा था, उसी समय जो है वो सैद्धांतिक के रूप में भी दावा कर सकता था, लेकिन उसने नहीं किया। तो यहाँ परलक्षित प्राग न्याय के अंतर्गत जो है वे इस बात को नहीं उठा सकता। एक केस है इसमें बहुत बढ़िया, स्टेट ऑफ यूपी वर्सेस नवाब हुसैन का केस है। स्टेट ऑफ यूपी वर्सेस नवाब हुसैन केस है, AIR 1970 सुप्रीम कोर्ट। इस केस में क्या था कि नवाब हुसैन ने, जो एक पुलिस कर्मचारी था, उसको जो है नौकरी से सरकार द्वारा हटा दिया गया। उसने जो है इस बर्खास्तगी के टर्मिनेट के अगेंस्ट जो है हाई कोर्ट इलाहाबाद उच्च न्यायालय में रिट फाइल की कि मेरा जो टर्मिनेशन है वो अवैध है। वहां पर उसका जो रिट थी वो खारिज कर देगी, डिसमिस कर देगी कि आप ये बचाओ, उसकी बात मानी नहीं। उसके बाद ये उसने एक दावा किया और इस आधार पे किया कि मेरी नियुक्ति इंस्पेक्टर जनरल द्वारा की गई थी और मुझको हटाया गया है डिप्टी इंस्पेक्टर द्वारा। तो ये बात कानूनन सही नहीं है, क्योंकि मुझको जो है उसी द्वारा हटाया, उसी अथॉरिटी द्वारा हटाया जाना चाहिए था जिस अथॉरिटी ने मेरी नियुक्ति की थी। डिप्टी ने मेरी नियुक्ति नहीं की थी, इसीलिए डिप्टी इंस्पेक्टर ऑफ पुलिस ने नहीं की थी, DIG ने मेरी की थी, IG ने नियुक्ति, तो IG द्वारा ही हटा जाना चाहिए। तो यहाँ पर इसकी बात को नहीं मानेगा। इसने कोर्ट ने कहा कि आप ये बात जो है पूर्ववर्ती बात जो रिट थी आपकी उसमें उठा सकते थे, लेकिन आपने वहां नहीं उठाया, इसीलिए जो है आप अब इस बात को नहीं उठा सकते। तो जो कि उसने कहा कि मेरी नियुक्ति IG द्वारा की गई थी, यहाँ पर जो है IG मुझको हटा सकता है, DIG मुझको नहीं हटा सकता। तो यहाँ पर जो है कोर्ट ने कहा कि इस बात को आप जो है पूर्ववर्ती वाद में आक्रमण का आधार बना सकते थे, अपना आक्रमण कर सकते थे, लेकिन आपने जो है वहां पर वो बात नहीं कही, इसीलिए जो है सेकंड वाद में, सेकंड शूट में ये बात नहीं की जाएगी और आपका दावा जो है रेस जुडिकेटा से बाधित होता है, यानी कि कंस्ट्रक्टिव रेस जुडिकेटा से बाधित होता है। जिस चीज को आप पूर्ववर्ती वाद में आक्रमण या प्रतिरक्षा का आधार बना सकते थे और आपने नहीं बना, तो पश्चातवर्ती वाद में आप उस बात को नहीं उठा सकते, क्योंकि ये कंस्ट्रक्टिव रेस जुडिकेटा से बाधित है। ठीक है जी। उसके बाद आता है समपार्श्विक, जहां की वाद में मुख्य विचारणीय प्रश्न ये प्रत्यक्ष और सार्थ है, कोई चीज विवादित नहीं है, लेकिन वहां गौण रूप से वे विवादित है और न्यायालय ने उसका निर्णय नहीं दिया, क्योंकि मुख्य विचारणीय प्रश्न जो प्रत्यक्ष और सार्थ विवाद हैं उन्हीं का निर्णय न्यायालय द्वारा दिया जाता है। जो प्रत्यक्ष और सार्थ विवादित है उन पर रेस जुडिकेटा लागू करता है। क्या समपार्श्विक पर भी यहां पर रेस जुडिकेटा लागू करता है या नहीं करता, इस बात है। समपार्श्विक मामलों पर रेस जुडिकेटा लागू नहीं करता, क्योंकि वहां मुख्य विचारणीय प्रश्न उस बात का नहीं है जिस बात को प्रत्यक्ष सार्थ था, वो बात प्रत्यक्ष सार्थ है ही नहीं, क्योंकि रेस जुडिकेटा लागू कहां होगा, जो विवाद में प्रत्यक्ष और सार्थ विवादित है चीज, उस पर ही क्या नाम रेस जुडिकेटा लागू करता है, समपार्श्विक चीजों पर नहीं करता। तो यहां पर एक विवाद था कि ए ने बी को एक लीज डीड कर रखी थी और बी ने उसका जो है रेंट नहीं दिया, रेंट ड्यूज थे इस पे। तो यहां ए ने अपने रेंट के लिए जो है इस पर बी पर केस कर दिया और बी ने अपने डिफेंस में कहा कि जो प्रॉपर्टी मुझको रेंट पे लीज पे दी गई वो तो क्षेत्र जो है कम है, इसीलिए रेंट में कम देने का अधिकारी हूं। कोर्ट ने दोनों पक्षकारों की बातों को सुना, पूरा एविडेंस लिया, डॉक्यूमेंट्री और ओरल एविडेंस लिया, उसके आधार पर
कोर्ट ने कहा कि जो लीज आपको दी गई है, जो क्षेत्र दिया गया, उससे ज्यादा क्षेत्र पर जो है आपका कब्जा है। तो यहां मुख्य विचारणीय प्रश्न क्या था? लीज डीड की गई थी और रेंट नहीं दिया गया, ये मुख्य विचारणीय प्रत्यक्ष थे। और सार्वत्रिक विवाद क्या था? केवल रेंट, किराया। लेकिन यहां बात क्या आई? उसने कहा कि मुझसे जो है कम क्षेत्र जो है दिया गया है, जो लीज डीड में हुई, लीज डीड में जो क्षेत्र है उससे कम क्षेत्र दिया गया, इसीलिए मैं कम किराया देने का अधिकारी हूं और मैंने इसीलिए किराया दिया था इनसे। लेकिन यहां पर एविडेंस में मुख्य विचारणीय प्रश्न तो क्योंकि ये था, अब ये संपार्श्विक प्रश्न था, इसमें आया न्यायालय ने, कोर्ट ने डिसाइड किया कि बी पर यानी प्रतिवादी पर जो लीज डीड में दिखाया गया क्षेत्र है उससे अधिक क्षेत्र पर जो है बी काबिज है, अधिक क्षेत्र के लिए। तो अधिक क्षेत्र के लिए यहां पर जो विवाद है वो जो है यहां विवादित है ही नहीं, यहां तो केवल रेंट का है, प्रत्यक्ष साथ विवाद नहीं है, ये केवल समपार्श्विक है। तो ए जो है इस अधिक क्षेत्र के लिए बी पर मुकदमा कर सकता है, ये रेजुडिकेटा से बाधित नहीं होगा, क्योंकि ये सांपार्श्विक विवाद है, जिसको कि क्या नाम ये प्रत्यक्ष और सार्वत्रिक विवाद नहीं माना जा सकता कोई। तो यहां पर ये रेस जुडिकेटा सिद्धांत लागू नहीं होगा। अब आता है, क्या सह प्रतिवादियों पर भी रेस जुडिकेटा लागू होता है? सह प्रतिवादियों, देखो रेस जुडिकेटा सहवादियों और सह प्रतिवादियों दोनों पर लागू होता है। सहवादियों और सह प्रतिवादियों पर समान रूप से रेस जुडिकेटा लागू होता है। अब पहले बात करते हैं सहवादियों की, कि सहवादियों पर किस प्रकार से रेस जुडिकेटा अप्लाई करता है। सहवादियों पर रेस जुडिकेटा अप्लाई करता है कि यहां सहवादियों के हित, नंबर 1 कर लेते हैं, सहवादियों के हित परस्पर विरोधी है, नंबर 2, सह प्रतिवादियों के जो हित हैं को अनुतोष तभी मिल सकता है जबकि इनके हितों की इस प्रकार से निस्तारण हो जाए। प्रतिवादियों के विरुद्ध अनुतोष प्राप्त करने के लिए सहवादियों के परस्पर हित का निर्धारण आवश्यक है, इनका निर्धारण होना चाहिए, तभी जो है वादी जो है प्रतिवादी के विरुद्ध अनुतोष प्राप्त कर सके। नंबर 3, यहां सहवादी आवश्यक और उचित पक्षकार होने चाहिए, नेसेसरी एंड प्रॉपर पार्टी, आवश्यक एक उचित पक्षकार भी हो, और इनके मध्य, सहवादियों के मध्य जो परस्पर हित थे उनका न्यायालय द्वारा निर्धारण किया जा चुका हो। तो यहां पर सहवादियों के मध्य भी रेस जुडिकेटा लागू होता है। अगर कल को ये सहवादी हैं, ए और बी हैं, इनमें इनके हित परस्पर विरोधी हैं और इनमें निर्धारण करना आवश्यक है, तो यहां पर यह आवश्यक पक्षकार भी है और न्यायालय ने निर्धारण कर दिया इनके उसमें, तो ये जो है दोबारा से ए वादी बनकर प्रतिवादी बी के विरुद्ध मुकदमा नहीं कर सकता, या बी वादी बनकर ए के विरुद्ध मुकदमा नहीं कर सकता, क्योंकि ये रेस जुडिकेटा से बाधित होगा। अब आते हैं सह प्रतिवादियों पर भी रेस जुडिकेटा लागू होते हैं। सह प्रतिवादियों के इसी प्रकार से सह प्रतिवादियों के हित परस्पर विरोधी होने चाहिए और वादी को अनुतोष प्रदान करने के लिए सह प्रतिवादियों के मध्य जो परस्पर विरोधी हित हैं उनका निर्धारण न्यायालय द्वारा किया जा चुका हो और वे जो आवश्यक और उचित पक्षकार हो, तो वहां शर्त से प्रतिवादियों के मध्य भी इस प्रकार से रेस जुडिकेटा लागू होता है। जो इंटरपेलेटर सूट इसका ये उदाहरण है।
इंटरप्रेटर सूट में इसी प्रकार से होता है, क्योंकि वहां वादी और प्रतिवादी के मध्य विवाद नहीं होता, वहां प्रतिवादियों के मध्य आपस में विवाद होता है। तो वहां क्योंकि वादी को अनुतोष तब मिलेगा जब इनके परस्पर विरोधी हित का निर्धारण हो जाए और वे उचित आवश्यक उचित पक्षकार हो और न्यायालय द्वारा उनका निर्णय दिया जा चुका हो, तो यहां भी सह प्रतिवादियों के मध्य इनका रेस जुडिकेटा लागू होगा। क्या औपचारिक प्रतिवादी के विरुद्ध रेस जुडिकेटा लागू करता है? तो इसका उत्तर है नहीं करता, क्योंकि यहां वादी जो है जिस पक्षकार को औपचारिक प्रतिवादी के रूप में बनाता है वो केवल एक उस मामले की सुविधा के लिए बनाता है, उसके विरुद्ध जो है वह किसी अनुतोष की मांग न्यायालय से नहीं करता। उसका तो वहां वाद में पक्षकार बनाया जाना आवश्यक था केवल, लेकिन उसके विरुद्ध जो वादी ने कोई अनुतोष नहीं लिया, इसीलिए यहां औपचारिक प्रतिवादी के विरुद्ध रेस जुडिकेटा लागू नहीं होता। अब आता है क्या माइनर के या विकर्षित व्यक्ति के विरुद्ध भी रेस जुडिकेटा लागू होता है? तो यहां पर बात होती है कि एवेक्स क्योंकि स्वयं सूट नहीं ला सकता, पागल व्यक्ति वो स्वयं सूट ले सकता, उसकी ओर से उसका वाद मित्र ऑर्डर 32 के अकॉर्डिंग सूट लाओगा 32(2) के अकॉर्डिंग, तो वहां पर भी उसके विरुद्ध यानी कि एवेक्स के विरुद्ध या पागल के विरुद्ध रेस जुडिकेटा लागू होता है। अगर हाँ वो जो है वेक्स होने के पश्चात ये साबित कर दे कि जो मेरा वाद मित्र था उसने मेरे साथ फ्रॉड किया वगैरह किया है, तो फिर रेस जुडिकेटा लागू नहीं होगा, अन्यथा रेस जुडिकेटा विकर्षित व्यक्ति या एवेक्स व्यक्ति के विरुद्ध भी लागू होता है। अब आता है क्या प्रतिनिधिक रूप से प्रतिनिधिक में बहुत से लोगों की ओर से जो वाद लाया जाता है या उनके विरुद्ध वाद लाया जाता है, जैसे कि ऑर्डर 1 रूल 8 के अंतर्गत है, क्या प्रतिनिधिक वाद के में लाया गया सूट जो है उन प्रतिनिधियों पर बाधित होता है रेस जुडिकेटा के अकॉर्डिंग? तो इसका उत्तर जो है स्पष्ट है। स्पष्टीकरण 6 में बताया गया है कि जहां प्रतिनिधिक रूप से वाद लाया गया है तो जिनकी ओर से वाद लाया जा रहा या जिनके विरुद्ध वाद लाया जा रहा वहां पर जो उन्हें आक्रमण किया या प्रतिरक्षा की वहां पर रेस जुडिकेटा लागू होता है। अब प्रश्न आता है क्या निष्पादन कार्रवाइयों पर रेस जुडिकेटा अप्लाई करता है? इसका उत्तर है हाँ, रेस जुडिकेटा अप्लाई करता है निष्पादन कार्रवाई भी। इसके जो सेक्शन 11 के साथ स्पष्टीकरण 7 जुड़ा हुआ है, उसमें जो है ये कहा गया है। उसके बाद एक चीज और है, जो विवाद वस्तु पश्चातवर्ती विवाद है, प्रत्यक्षार्थी विवाद है या उस विवाद में पूर्ववर्ती विवाद में सुनवाई के पश्चात अंतिम रूप से निर्णय हो चुका है। यहां जो है तीसरा पॉइंट ये महत्वपूर्ण है कि पूर्ववर्ती विवाद का निर्णय हो चुका है और उसकी कोई अपील नहीं हुई है, तो वह रेस जुडिकेटा के रूप में लागू होता है, यानी कि उसी विवाद पर पश्चातवर्ती विवाद नहीं लाया जा सकता। उसके बाद आता है दोनों वाद उन्हीं पक्षकारों या ऐसे हित पक्षकारों के बीच जिनके अधीन वे या उनमें से कोई दावा करते हैं होना चाहिए। यानी कि यहाँ पर मान लो पूर्ववर्ती वाद ए और बी के मध्य था एक्स प्रॉपर्टी के बारे में, और इसका जो है निर्धारण एक कॉम्पिटेंट कोर्ट ने कर दिया। कॉम्पिटेंट कोर्ट ने करने के पश्चात मान लो बी ने उस संपत्ति को या उस संपत्ति को नहीं, बी के जो है उत्तराधिकारी थे बाद में एक्स और वाई, सॉरी पी और वाई, क्या पी वाई जो है एक्स प्रॉपर्टी के लिए दोबारा वाद कर सकते हैं? नहीं कर सकते। या इसने जो है ये संपत्ति किसी और को ट्रांसफर कर दी, दोनों के बारे में लागू होते हैं, वादी हो चाहे प्रतिवादी दोनों के बारे में लागू होता है। उनके हित प्रतिनिधि जो है यहाँ पर उस वाद को विवाद को दोबारा से नहीं उठा सकते क्योंकि वो रेस जुडिकेटा से बाधित होता है। नंबर 5 है दोनों वाद उन्हीं पक्षकारों या इस पक्षकारों के बीच जिनके अधीन वे या उन्हें दावा करते होना चाहिए। यथापूर्व पक्षकारों को पूर्ववर्ती वाद में या उसी सत्य या हैसियत के अधीन मुकदमेबाजी आवश्यक है। ये बहुत महत्वपूर्ण चीज है, उसी हक के विरुद्ध है। मान लो पूर्ववर्ती वाद दत्तक की विधि मान्यता के बारे में था, कि ए जो है बी का एडॉप्टेड सन है, इसके बारे में था और इसका निर्धारण किया जा चुका है। उसके बाद ए जो है दोबारा से उसी दत्तक ग्रहण के बारे में या उस दत्तक ग्रहण के से अकॉर्डिंग
एक्स प्रॉपर्टी प्राप्त करने के लिए दोबारा से मुकदमा नहीं कर सकता। मान लो, दोबारा समझाता हूं मैं आपसे, ए एक व्यक्ति है जिसका दत्तक ग्रहण बी ने किया, ये विवादित है, और बी की संपत्ति जो है एक्स है। ए ने दावा किया कि मैं इसका एडॉप्टेड सन हूं, इसीलिए इस संपत्ति को प्राप्त करने का अधिकारी हूं, ये दावा कर दिया। उसके बाद में और इसको जो है न्यायालय ने माना कि ये जो है दत्तक विधि मान्य नहीं है, और बी ए जो है बी का एडॉप्टेड सन नहीं है। दोबारा से अगर इसी एक संपत्ति को प्राप्त करने के लिए सहदायिकी के रूप में ए दावा करता है, दोबारा फिर सी के अगेंस्ट, पहले भी सी के अगेंस्ट था कि मैं एडॉप्टेड हूं, यहां भी, तो ये जो है रेस जुडिकेटा से बाधित होगा, क्योंकि पूर्ववाद में प्रत्यक्ष और सार्थ विवाद इस प्रॉपर्टी का था, और पश्चातवर्ती वाद भी प्रत्यक्ष और सार्थ विवाद इसी प्रॉपर्टी का है। भले वहां उसने दत्तक ग्रहण के लिए लिया और यहां सहदायिकी के लिए लिया, तो यहां जो है ये लागू नहीं होगा। अब कुछ बातें आती हैं कि रेस जुडिकेटा किन मामलों पे लागू नहीं होता और किन मामलों पे लागू होता है, जो कि यहाँ परीक्षाओं में पूछे जाते हैं इस प्रकार के प्रश्न कि बताइए किस प्रकार से लागू होता है, नहीं लागू होता। देखो, अगर कोर्ट ने एक्स पार्टी कोई डिग्री पारित कर दी तो उस पर जो है रेस जुडिकेटा अप्लाई करता है। अगर वादी के व्यतिक्रम के कारण वादी का वाद आर्टिकल 17 रूल 3 के अंतर्गत खारिज कर दिया जाता है तो रेस जुडिकेटा लागू होगा। एक्स पार्टी डिग्री पे भी होगा, क्योंकि एक्स पार्टी डिग्री पर जो है आप उसको सेटिस्फाइड करा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन वैसे नहीं होगा। एक्स पार्टी डिग्री होगी मान लो, तो एक्स पार्टी डिग्री को आर्टिकल 9 रूल 13 के अंतर्गत आप जो है रिकॉल एप्लीकेशन डाल सकते हो, ऑर्डर सेटिस्फाइड करा सकते हो। अन्यथा अगर सेटिस्फाइड नहीं कराया तो यहाँ पर जो है रेस जुडिकेटा लागू होता है। इसी प्रकार से आर्टिकल 17 रूल 3 के अंतर्गत अगर वादी के व्यतिक्रम के कारण वादी का वाद खारिज कर दिया जाता है तो वहां भी वह एक डिग्री है और उसके आधार पर जो है दोबारा से वाद नहीं ला सकता, क्योंकि ये रेस जुडिकेटा से बाधित है। इसी प्रकार से अगर दो पक्षकारों के मध्य कोई आर्बिट्रेशन चल रहा है, उसमें अवार्ड जो है एक मध्यस्थ ने घोषित कर दिया तो वह भी जो है पंचाट यहाँ रेस जुडिकेटा से बाधित होता है। लेकिन कुछ ऐसे मामले हैं जिन पर जी की जो है रेस जुडिकेटा लागू नहीं होता, जैसे कि अगर वादी ने एक दावा कर दिया ए ने बी के विरुद्ध, ठीक है जी, और ये अधिकारिता के कारण जो है खारिज हो गया, तो यहाँ पर क्योंकि अधिकारिता के अंदर उसको उस न्यायालय को जो है उस मामले की सुनने की अधिकारिता ही थी, तो वहां पर जो है रेस जुडिकेटा लागू न होता। वादियों के कुसंयोजन या संयोजन के कारण जो है रेस जुडिकेटा लागू नहीं होता। अगर सरकार के विरुद्ध वाद कर रहे हैं हम और सरकार के विरुद्ध वाद करने में हमने सेक्शन 80 का नोटिस नहीं दिया तो वहां वादी का दावा खारिज कर दिया गया तो उस पर भी रेस जुडिकेटा लागू नहीं होता। और अगर न्यायालय में ये यहाँ कोर्ट फीस नहीं दी गई थी, कोर्ट फीस के कारण जो उसका वाद खारिज कर दिया गया तो उस पर भी रेस जुडिकेटा लागू नहीं होता। न्यायालय को वाद हेतु को सुनने की अधिकारता नहीं थी, वाद हेतु नहीं बनता था और उसका वाद खारिज कर दिया गया तो रेस जुडिकेटा लागू नहीं होता। अगर यहाँ पर मूल्यांकन सही नहीं किया गया था और न्यायालय ने उसको समय भी दिया है कि मूल्यांकन सही करो अपने दावे का, लेकिन नहीं किया गया और उसका दावा खारिज कर दिया गया तो उस पर रेस जुडिकेटा लागू नहीं होता। अगर यहाँ पर विधि द्वारा बाधित है, कोई वर्जित है वाद और वह दावा कर दिया और उसका दावा खारिज कर दिया गया तो उस पर भी लागू नहीं होता। इस प्रकार की चीजें हैं जिस पर कि रेस जुडिकेटा अप्लाई नहीं करता। तो रेस जुडिकेटा एक प्रक्रिया का नियम नहीं, ये मूल सिद्धांत है जो कि न्यायालयों को अंतिमता देने पर आधारित है। सेक्शन 11 के अंतर्गत ये 8 स्पष्टीकरण दिए गए हैं, उनका अलग अलग बहुत महत्व है इसके अंतर्गत, और इस प्रकार से सेक्शन 11 जो है न्यायिक निर्णयों को अंतिमता देने पर आधारित है। धन्यवाद।